तो हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट, डायमेंशन और एरर की। तो इसमें आपको पहले तो हमने कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और उनकी यूनिट्स के बारे में बताया था। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो है वो इस्तेमाल करी जाएंगी यूनिट्स लिखने के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। ठीक है, तो ये हमने बात करी कि भाई फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन हैं। ये देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का मतलब है मिनिमल सेट ऑफ physical quantities which can be used to represent इन कॉम्बिनेशन। जैसे अगर हमने ये कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ली गई तो इनका कुछ कॉम्बिनेशन जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है किसे रिप्रेजेंट करने के लिए, दुनिया की सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को। मैंने कल बताया था 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ लिखी थी, तो आप उन 7 का इस्तेमाल करके उनके कॉम्बिनेशन का यूज़ करके दुनिया की कोई भी और फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको लिख सकते हो। चाहिए टू रिप्रेजेंट ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, दुनिया में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी उनको इनके टर्म्स में लिखा जा सकता है। अच्छा, मिनिमल सेट का मतलब ये है कि ये वो सबसे छोटा सेट है जिसके द्वारा ये काम किया जा सकता है। अगर आप इनमें से एक भी हटा देंगे, जैसे मैंने 7 बताई थी, अगर आप 7 में से कोई एक हटा दो, 6 रह गई, तो वो 6 का यूज़ करके आप सारी दुनिया की फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। 7 हो चाहिए, एक भी हटनी नहीं चाहिए। ये मिनिमम सबसे छोटा सेट है, चाहिए। और इस सेट में जितने लोग हैं वो आपस में एक दूसरे के टर्म्स में नहीं लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बात मैंने कल लिखी थी, बट ये एक इम्पॉर्टेंट बात है तो फिर लिखूँगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, या ये पूरी बात इस लिखते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कैन नॉट बी रिटेन एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पे कहा कि भाई ऐसा है, ये जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का सेट है वो मैंने लिख दिया था। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का सेट है, और भी कई सेट बनाए जा सकते हैं। कुछ और क्वांटिटीज़ जैसे इसमें मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर वगैरह वगैरह थे, आप कुछ और ले लीजिए, आप फोर्स को ले लीजिए, वेलोसिटी को ले लीजिए, तो उनसे भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के सेट बनाए जा सकते हैं। और उनको लेकर भी यही बात जो है वो कही जा सकती है जो यहाँ लिखी हैं, बट हम उनके बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो सेट हमने लिखा था कल टेबल बना के लास्ट क्लास में, वो एक ऐसा सेट है जिसको सारी दुनिया जो है वो फॉलो करती है। ठीक है, तो जब सारी दुनिया फॉलो करती है, सारी दुनिया जिस सेट को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का सेट मानती है, हम भी उसी को मानेंगे, सो दैट हमारे काम करने के तरीके और दूसरों के काम करने के तरीके में कुछ सिमिलैरिटी रहे। हम कोई काम करें तो हमारी बात दूसरे लोग समझ सकें, दूसरे लोग कोई काम करें तो उनकी बात हम समझ सकें। ठीक है, तो दूसरा भी सेट बनाए जा सकते हैं, बट वो डिस्कस नहीं किए जाते हैं। ठीक है, बना सकते हैं हम, कहीं कोई क्वेश्चन वगैरह देख लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, फिर डेराइव्ड क्वांटिटीज़। डेराइव्ड क्वांटिटीज़ कौन हुई? जिनको आप इनके टर्म्स में लिखोगे वो डिराइव्ड हो गई। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी विच कैन बी
written can be represented in terms of फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज का इस्तेमाल करके जब आप कोई दूसरी उसके कॉम्बिनेशंस का यूज़ करके आप दूसरी कोई क्वांटिटी लिखते हो तो आप कहते हो डिराइव्ड क्वांटिटी है। यूनिट, इसकी यूनिट फंडामेंटल यूनिट, इनकी यूनिट डिराइव्ड यूनिट्स चाहिए। हमने डिराइव्ड में बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन है हमारे पास, वेलोसिटी, फोर्स, एनर्जी चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फोर्स है हमारे पास। फोर्स को कैसे लिखोगे? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को कैसे लिखोगे? वेलोसिटी अपान टाइम। वेलोसिटी को कैसे लिखोगे? लेंथ अपान टाइम। तो लेंथ अपान टाइम कर दोगे तो वो लेंथ अपान टाइम का स्क्वायर, ऐसे। तो ये फोर्स को आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिख लिया, मास, लेंथ, टाइम, ये सब फंडामेंटल है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का कॉम्बिनेशन, उसका इस्तेमाल करके आपने ये फोर्स को रिप्रेजेंट किया। यूनिट पे आ जाइए, तो मास की यूनिट किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड। तो फोर्स की जो यूनिट है वो क्या होगी? वो देखिए, यूनिट ऑफ फोर्स वो हो गई आपकी मास की किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको आप न्यूटन कहते हैं। तो ये फंडामेंटल का इस्तेमाल करके ये डिराइव करी गई है, तो ये डिराइव्ड यूनिट हो गई आपकी। और ये क्या है? किलोग्राम, मीटर, सेकंड, ये सब फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ठीक, अच्छा, ऐसे और हजारों लाखों ऐसी एनर्जी की बात कर सकते हो, टॉर्क की बात कर सकते हो, डिफरेंट बातों की बात की जा सकती है। चलिए है, फिर हमारा इंटरेस्ट यहाँ पर है एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ को डिस्कस करने में। ये क्या है? इनको लेके हम ये कहते हैं कि भाई इनकी जो डेफिनीशन दी जाती है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में तो दी जाती है, बट इनकी कुछ यूनिट निकल के आती नहीं है। जो भी आप इनके लिए एक्सप्रेशन लिखोगे उसमें जो भी चीज़ें होंगी सब कट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो आप इनके, लेकिन फिर भी ये इनके लिए कुछ यूनिट हमको डिफ़ाइन करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, इनके लिए अलग से कुछ यूनिट्स डिफ़ाइन करते हैं। तो ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं, इनकी यूनिट्स सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक, तो ये क्या है भाई? वो देखिए, इसमें एक तो आपको पता होता है प्लेन एंगल। एंगल खूब पढ़ा होता है आपने, ठीक है, कहीं एंगल, दो लाइनें खींच ली, बीच का एंगल की बात होती है, हाँ वही, बस उसी को मैं पूरा नाम दे रहा हूँ, प्लेन एंगल। जो आप आम तौर पर एंगल कहते हैं वो प्लेन एंगल। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे बताई जाएगी, दो क्वांटिटीज़ इनफैक्ट डिस्कस होंगी, एक प्लेन एंगल, दूसरी होगी सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है वो आपको यहाँ पर हम बताएंगे। हो सकता है बहुत से लोगों ने सॉलिड एंगल के बारे में ना पढ़ा हो, ठीक है, तो उसके बारे में बताया जाएगा। अब ये सॉलिड एंगल जो है वो क्या है कि बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत होता है। जहाँ इस्तेमाल होता है तो वहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एंगल तो, प्लेन एंगल तो सबने खूब पढ़ा होता है, बचपन से पढ़ा होता है, उसमें कुछ भी खास नहीं है। बट सॉलिड एंगल जो है और थोड़ा मुश्किल होता है समझना, और मतलब समझना तो आसान होता है, थोड़ा याद रखना मुश्किल होता है। लंबे समय के ऊपर लोग भूल जाते हैं, रीज़न इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन जहाँ पे इस्तेमाल होगा तो वहाँ पे काम वही बच्चा कर पाएगा जिसको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होगा। सही है, तो देखते हैं ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, इनको लेके। तो पहले बात हुई प्लेन एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल, आप एक सर्किल बना लीजिए। यस, सर्किल बन गया, ये सर्किल का सेंटर हो गया। सर्किल का एक आर्क कंसीडर करो, ये देखो ये एक आर्क हो गया। इस आर्क की लंबाई क्या है? एस। इस आर्क के किनारों को सर्किल के सेंटर से मिलाओ, और ये है सर्किल की रेडियस आर।
यहाँ पे जो चीज़ है इसको कहते हैं प्लेन एंगल और थीटा। वैसे तो और बहुत सिंबल हो सकते हैं, थीटा, अल्फ़ा, बीटा, फाई, कुछ भी लिख लो, मैंने थीटा लिख दिया। तो ये प्लेन एंगल डिफाइन किया जाता है ऐसे, थीटा बराबर S/R, ये सर्किल है, और थीटा बराबर S/R, आर्क की लेंथ अपान रेडियस। अब देखिए अगर आप इसकी यूनिट की बात करें तो लेंथ, आर्क की लेंथ, इसकी यूनिट क्या है? मीटर। रेडियस वो भी लेंथ है, उसकी यूनिट क्या है? मीटर। मीटर अपान मीटर तो कट गया, तो थीटा के लिए तो कोई यूनिट आई ही नहीं। तो थीटा के लिए जब कोई यूनिट नहीं आई तो अब थीटा की वैल्यू जो हम लिखेंगे तो बिना यूनिट के लिखनी चाहिए। बट है क्या, एक कन्वेंशन पुरानी चली आ रही है, सब लोग जो है इस पर एग्री करते हैं, सब साइंटिस्ट लोगों ने भी बताया कि भाई आप इसके लिए यूनिट जो है वो एक अलग से जो है वो लिखिए, ठीक है। और चूँकि उसका कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है जैसा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का होता है, यहाँ जो यूनिट इसके लिए एक लिखी जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ इसको एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए होती है। जहाँ जहाँ एंगल डिस्कस हो रहा होता है वहाँ वहाँ पर वो यूनिट लिखी जाती है, ठीक है। तो हम जो है उसको ना तो इस सेट में डालते हैं और ना डिराइव्ड वाले सेट में डालते हैं, फंडामेंटल में भी नहीं होता, डिराइव्ड में भी नहीं होता, उसके लिए अलग से होता है सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स में आता है, तो इसकी यूनिट ऑफ थीटा देखिए, तो थीटा बराबर क्या, थीटा यूनिट ऑफ थीटा क्या होगी? तो वैसे तो मीटर अपान मीटर कट गया, तो हम यूनिट ऑफ थीटा बताएंगे रेडियन। ये देखिए, वैसे तो एंगल के लिए यूनिट हम लोग डिग्री का यूज़ करते हैं, बट डिग्री जो है वो कैलकुलेशनों के लिहाज से इस्तेमाल करी जाने वाली यूनिट नहीं है, हम लोग रेडियन की बात यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो थीटा की यूनिट जो है वो होगी रेडियन, और आप जो है थीटा की यूनिट जो है शॉर्ट में अपना RAD, बस RAD ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सप्लीमेंट्री यूनिट है। अगर आप किसी पॉइंट के अबाउट टोटल प्लेन एंगल की बात करेंगे तो वो कितना होगा? वैसे तो मुझे पता है टोटल प्लेन एंगल किसी पॉइंट के अबाउट कितना होता है, 360 डिग्री, बट हम डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम रेडियन की बात कर रहे हैं। तो देखिए किसी पॉइंट के अबाउट टोटल सॉलिड एंगल की अगर बात करोगे, टोटल प्लेन एंगल की बात करोगे तो थीटा टोटल क्या होगा? भाई पूरा घूमो, पूरे में आप कितना लंबाई, ये आर्क की लंबाई क्या होगी? 2πr, तो थीटा टोटल बराबर 2πr अपान आर, आर से आर कट गया और थीटा टोटल क्या आ गया? 2π रेडियन। ये देख लीजिए। तो ऐसे हम लोग ये प्लेन एंगल के लिए डेफिनेशन देते हैं और उसकी यूनिट जो है उसके बारे में बताते हैं। फिर से बोल रहे हैं, वैसे तो मीटर अपान मीटर कट गया तो थीटा के पास कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए, बट थीटा कोई चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि हमारे इस्तेमाल में भी आती है। प्लस बहुत जगह ऐसा होता है फिजिक्स में कि आप एंगल को लेकर काम कर रहे होते हो, कई क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जो एंगल को लेकर हम डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पर हम एंगल को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, इसको स्पेसिफाई करने के लिए, सारी दुनिया को बताने के लिए कि मैंने कुछ वर्किंग करी है और वो एंगल को लेकर करी है, हमें कुछ यूनिट वहाँ पे एसोसिएट करनी पड़ती है। तो वो यूनिट है रेडियन, और ये एक सप्लीमेंट्री यूनिट है, सही है। तो क्लास को रोकें और इसको ठीक से नोट कर लें। हाँ जी, तो हम इस तरीके से ये यहाँ पे दिखा दिए कि जैसे कोई सर्किल है, ये सेंटर इसका, और ये टोटल प्लेन एंगल आपने देखा, तो ये टोटल प्लेन एंगल आपको दिखा 2π रेडियन। ये ऐसा होता है, 2π रेडियन को हम लोग नॉर्मल काम के लिए 360 डिग्री लिख लेते हैं, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ठीक है। हालांकि डिग्री जो है ये यूनिट इस्तेमाल नहीं करी जाती है जहाँ कहीं पर आप कैलकुलेशन वगैरह कर रहे होते हो, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं सॉलिड एंगल के बारे में। ये आपने एक स्फीयर बनाया, बात कर रहे हैं किसी कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट की, ठीक, तो उसको लेकर एक क्वेश्चन और देखते हैं।
तो हम लोग ये सॉलिड एंगल के बारे में बात कर रहे हैं और हमारे पास एक स्फीयर है। ठीक, देखो अभी इससे पहले क्या बात करी थी, सर्किल। सर्किल एक प्लेन में बनाया जाता है, 2 डायमेंशन। स्फीयर 3 डायमेंशन में बनाया जाएगा। ठीक है, सर्किल और स्फीयर में फ़र्क है। सर्किल का मतलब 2 डायमेंशन, स्फीयर का मतलब 3 डायमेंशन। ठीक, तो यहाँ पर 3 डायमेंशन की बात हो रही है और स्फीयर एक लिया गया। ये स्फीयर का सेंटर है C और स्फीयर की रेडियस है R। अब तुमने स्फीयर का जो सरफेस है उसका एक टुकड़ा लिया, स्फीयर के सरफेस का एक टुकड़ा ले लिया तुमने। देखो समझो ऐसे जैसे एक सॉलिड स्फीयर लिया जाए और उसके सरफेस पे कुछ आपने थोड़ा सा एक जगह पे पेंट लगा दिया। तो जो पेंट लगा दिया जितने पार्ट पर, वो पार्ट क्या हो गया, वो सरफेस का एक पार्ट हो गया। अब वो जो जितने पार्ट पे आपने पेंट लगाया है, पूरे स्फीयर पे पेंट मत करना, स्फीयर के एक छोटे से सरफेस पे छोटे से पार्ट पे पेंट कर देना। उसके किनारे किनारे को स्फीयर के सेंटर से मिलाओ। तो ये वो पार्ट है जो पेंट कर दिया गया है और इसके किनारे किनारे को स्फीयर के सेंटर से मिलाते चलेंगे। तो जब इसको सेंटर से मिलाओगे तो एक कोनिकल सा सॉलिड जो है वो पार्ट आपको मिलेगा। ध्यान दीजिए, ये स्फीयर है, सरफेस का एक पार्ट लिया और उसको उठा के सेंटर से मिलाया तो कोन टाइप का बनेगा। कोन नहीं बनेगा, कोन जैसा बनेगा। सही है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस सरफेस का एरिया देखा ये और रेडियस देखी R। ठीक है, तो ये है एरिया ऑफ सरफेस एलिमेंट। सरफेस का एक टुकड़ा लिया गया, किसका, स्फीयर के सरफेस का, और R जो है वो है रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक, अब हम ये कहेंगे कि ये जो सॉलिड कोन टाइप का ऑब्जेक्ट बन रहा है, यहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, इसके द्वारा सेंटर पे यहाँ पे कुछ चीज़, कुछ एंगल बनाया जाएगा जिसको हम लोग 3 डायमेंशन में सॉलिड एंगल का नाम देंगे और ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सरफेस के किसी पार्ट के किनारे को सेंटर से मिलाओ और सेंटर से जब मिलाओगे तो यहाँ पे सेंटर पे जो चीज़ बनेगी इस जगह एक, उसको कहते हैं ये सॉलिड एंगल फॉर्म हो रहा है। इस सरफेस के द्वारा सेंटर पर बनाया गया सॉलिड एंगल। अच्छा, ये बात समझ सकते हो, सरफेस तुम्हारा इसका एलिमेंट जितना छोटा होगा, सेंटर पर जो ये हम बात कर रहे हैं सॉलिड एंगल की, ये छोटा होगा। जितना तुम एरिया बड़ा लोगे तो इसको सेंटर से मिलाओगे तो जो एंगल है, सॉलिड एंगल है, बड़ा बनेगा। ठीक, तो ये एरिया ये है R और ओमेगा हो गया सॉलिड एंगल फॉर्म्ड बाई सरफेस एलिमेंट एट सेंटर। डेफिनेशन देखिए क्या है, ओमेगा इक्वल टू A/R²। तुमने जो सरफेस एलिमेंट लिया है उसका एरिया देखो और स्फीयर की रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ये आ गया आपका सॉलिड एंगल। अगर आप यहाँ पर इसकी यूनिट की बात करें, देखो भाई, एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर, रेडियस की यूनिट लंबाई मीटर, ये भी मीटर स्क्वायर, ऊपर भी मीटर स्क्वायर नीचे भी मीटर स्क्वायर, तो कट गया। ओमेगा के लिए तो कोई यूनिट बची ही नहीं। हाँ, बात तो सही है। तो बस यही चीज़ जैसे प्लेन एंगल में था, उसमें मीटर अपान मीटर कट गया, कोई यूनिट नहीं बची। तो फिर हमने कहा नहीं, ये कुछ तो है यहाँ पर। तो हमने उसके लिए कि भाई दुनिया को बताना भी तो है कि हम एंगल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उसके लिए यूनिट दे देंगे रेडियन। ऐसे यहाँ पर मीटर स्क्वायर कट गए, कोई यूनिट तो बची ही नहीं। अब दुनिया को कैसे बताएं कि हम कहीं पे सॉलिड एंगल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं या वैल्यू लिख रहे हैं, वो सॉलिड एंगल की वैल्यू है। तो एक सप्लीमेंट्री यूनिट सॉलिड एंगल के लिए डिफाइन करी जाएगी और वो सप्लीमेंट्री यूनिट होगी स्टेरेडियन। ठीक है, तो यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल स्टेरेडियन, शॉर्ट में SR लिख लो भाई। चाहिए। और अगर आप
किसी पॉइंट के अबाउट टोटल सॉलिड एंगल की बात करेंगे तो भैया अगर इस पॉइंट के अबाउट टोटल सॉलिड एंगल देखना है तो टोटल सॉलिड एंगल के लिए आपको स्फीयर का पूरा सरफेस कवर करना पड़ेगा, तब जो है वो सेंटर पे टोटल सॉलिड एंगल बनेगा। तो वो टोटल, ये 2 डायमेंशन सर्किल नहीं है, स्फीयर है, पूरा सॉलिड एंगल, तो वो कितना होगा, टोटल एरिया कितना है मालूम होगा। स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr² अपान r², तो ये आ गया 4π स्टे रेडियन। ठीक है, तो टोटल सॉलिड एंगल अबाउट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट टोटल जो सॉलिड एंगल होता है वो 4π स्टे रेडियन होता है। और ये ध्यान रखना है कि प्लेन एंगल, ये देखो मैं लिख रहा हूँ, प्लेन एंगल इसका लेना देना होता है सर्किल से, और सर्किल का मतलब हो गया 2 डायमेंशन। और जो सॉलिड एंगल होता है इसका लेना देना होता है स्फीयर से, स्फीयर का मतलब हो गया 3 डायमेंशन। समझे? तो ये सिंपल सी बातें जो है वो यहाँ पर बताई जा रही हैं। और सॉलिड एंगल को लेकर मैं फिर बोलूँगा कि यार ये चूँकि बहुत कम इस्तेमाल होता है तो लोग भूल जाते हैं इसको बहुत जल्दी, यूज़ ही नहीं करोगे तो भूल तो जाओगे। बट कुछ सवाल स्पेशल ऐसे होते हैं जिनमें आपको सॉलिड एंगल का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो भाई वहाँ पर फिर याद करना पड़ेगा, याद लाना पड़ेगा। तो चलो, जब अभी तो यहाँ तो नहीं, बट आगे जो है कुछ चैप्टर होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह 12th में होती है, ठीक है, उनमें जो है वो सॉलिड एंगल का इस्तेमाल होता है। तो जहाँ कहीं पर ये सब इस्तेमाल होगा वहाँ पर फिर याद दिला दिया जाएगा, फिर डेफिनेशन याद दिला दी जाएगी। सही? तो आप लोग इसको एक बार ध्यान से देख लें और कॉपी में नोट कर लें। बात कर रहे हैं फिर डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला करके बोला जाता है। ठीक है, किसी फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में लिखते हैं ताकि उसकी यूनिट्स जो है उनका डिस्कशन हो सके। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ पहले टर्म्स डिफाइन करते हैं, डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, ये देखिए ऐसा हुआ कि आपने एक फिजिकल क्वांटिटी ली, फोर्स। ठीक है, रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी in terms of fundamental quantities। सही है, किसी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो ऐसे में पावर एट एनी फंडामेंटल क्वांटिटी is called its डायमेंशन। क्या मतलब, अभी मैं कुछ लिख के दिखाता हूँ तो उससे बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए आप फोर्स की बात कर रहे हैं, तो फोर्स जो है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, आप इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में लिखना चाह रहे हैं। तो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, फिर वही एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी अपान टाइम, वेलोसिटी को लेंथ अपान टाइम रख देंगे तो फोर्स बराबर मिल जाएगा मास इनटू लेंथ अपान टाइम
का स्क्वायर। सही है। तो हम देखिए, हम इसको ऐसे लिखते हैं, फोर्स बराबर मास की पावर 1 लेंथ की पावर 1 और इनटू टाइम की पावर -2। बात समझे? अरे वो टाइम ऊपर ले जाके लिखोगे तो -2 तो चढ़ाओगे। तो आप देखिए इसमें क्या कहेंगे, इस तरीके से बात बोली जाएगी, मैं बोल भी रहा हूँ लिख भी रहा हूँ। डायमेंशन ऑफ फोर्स इन मास इज 1। चाहिए? डायमेंशन ऑफ फोर्स इन लेंथ, फोर्स की लेंथ में डायमेंशन कितनी है? 1। डायमेंशन ऑफ फोर्स इन टाइम इज -2। ध्यान दीजिए, मास की पावर 1 लेंथ की पावर 1 और टाइम ऊपर जाएगा तो टाइम की पावर क्या लिखोगे? -2। तो फोर्स की मास में डायमेंशन 1, फोर्स की लेंथ में डायमेंशन 1, फोर्स की टाइम में डायमेंशन -2, ऐसे बोला जाता है। चाहिए? हम लोग अदर भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी 3 थोड़ी ना है, तो 7 हैं। तो आप उनमें भी डायमेंशन लिख सकते हो। कैसे? आपने लिखा कि भाई फोर्स बराबर मास इनटू लेंथ, मास की पावर 1 लेंथ की पावर 1 टाइम की पावर -2, और मान लो तुम्हारे पास और है टेम्परेचर। तो अब टेम्परेचर भी लिखना चाहोगे तो टेम्परेचर है तो है नहीं यहाँ पे, तो क्या करोगे? पावर 0। अरे किसी भी चीज़ की पावर 0 मतलब 1, तो वो गायब हो गई। तो अगर कोई यहाँ पे नहीं है तो उसको ला सकते हो, उसकी पावर 0 चढ़ा दो, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा उसको लाने का यहाँ पे। तो वैसे तो फोर्स का टेम्परेचर से कोई लेना देना है नहीं, फिर भी आप कहते हो नहीं हम तो भाई जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और भी लाएंगे। तो यहाँ पे टेम्परेचर की पावर 0, इलेक्ट्रिक करंट की पावर 0, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की पावर 0, लुमिनस इंटेंसिटी की पावर 0। तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज जो यहाँ नहीं थी उनको भी लाया जा सकता है, तो उनकी पावर 0 चढ़ानी पड़ेगी। तो आप ऐसे कहेंगे, डायमेंशन ऑफ फोर्स इन टेम्परेचर इज 0। ठीक है? डायमेंशन ऑफ फोर्स इन टेम्परेचर इज 0। तो ऐसा कोई भी, अब ये तो ऐसे फोर्स बता दिया, ऐसी और भी एनर्जी की बात कर सकते हो, प्रेशर की बात कर सकते हो, लिखते चले आइए। हजारों लाखों फिजिकल क्वांटिटीज लिख सकते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल आपको बता दिया। तो डायमेंशन का मतलब क्या है कि जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाएगा तो फंडामेंटल क्वांटिटी की जो पावर होगी उस पावर को डायमेंशन बोला जाता है। चाहिए? अच्छा, डायमेंशनल फार्मूला ये क्या है? ऐसा है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनको कुछ सिंबल दे दिए जाते हैं। जैसे मास को सिंबल दे देते हैं m, लेंथ को सिंबल दे देते हैं L, टाइम को सिंबल दे देते हैं कैपिटल T, टेम्परेचर को सिंबल दे देते हैं कुछ थीटा दे दो, कैपिटल K दे दो, कुछ दे दो। चाहिए? और भी इलेक्ट्रिक करंट है, उसको सिंबल दे देते हैं कैपिटल A या कैपिटल I। ठीक है? तो अगर मैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल ये किसी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में पहले रिप्रेजेंट करूं, कर दिया, जैसे फोर्स बराबर मास की पावर 1 लेंथ की पावर 1 टाइम की पावर -2, उसके बाद उन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को रिप्लेस कर दूं उनके सिंबल्स से। अरे भाई मास है तो कोई ऐसा थोड़ी ना कि मुझे मास पूरा ही लिखना है, मैं सिंबल के फॉर्म में मास की कैपिटल M लिख देता हूँ, लेंथ की कैपिटल L लिख देता हूँ। तो बस अगर यहाँ पे सिंबल्स लिख दोगे तो एक सिंपल सा जो है वो एक्सप्रेशन टाइप का कुछ आ जाएगा। तो उसी एक्सप्रेशन को हम इस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बोल देते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे रिप्लेस या रिप्रेजेंट फंडामेंटल quantities
विद सिंबल्स। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा तो वही एक्सप्रेशन इस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाएगा। ठीक है, लिख देते हैं बात। तो एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो बहुत सीधी सी सिंपल सी बात कही गई है। एक बार इसको ज़रा नोट कर लीजिए, क्लास को रोक के ठीक से नोट कर लीजिए। फिर और सिंबल्स देख लेते हैं कि भाई जैसे कहा ना कि भाई सिंबल से रिप्रेजेंट करना है, तो सिंबल बता देते हैं। फिर कुछ लोगों के जो है वो डायमेंशनल फॉर्मूले लिख के देख लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग वो डायमेंशनल फार्मूला की बात कर रहे थे। तो जैसे आपने फोर्स को लिखा मास इनटू मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1, और ये थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, फोर्स मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1 और टाइम की पावर -2। तो अब इसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनको सिंबल्स से रिप्लेस किया जाए। तो मैंने कहा भाई ऐसा है, फंडामेंटल क्वांटिटी और उसका सिंबल वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मास के लिए सिंबल लिखेंगे m, लेंथ के लिए सिंबल लिखेंगे l, टाइम के लिए सिंबल कैपिटल T, और टेम्परेचर इसके लिए आप के या थीटा कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं के मिल सकता है, कहीं थीटा मिल सकता है। और हाँ जी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट उसके लिए सिंबल कैपिटल A या कैपिटल I। ओके, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए जो यूनिट होती है वो होती है मोल। तो बस उसी को लेके आप सिंबल भी वही लिख लेते हो, मोल। और एक चीज़ आपको बताई थी, लुमिनस इंटेंसिटी। तो लुमिनस इंटेंसिटी जो है उसकी यूनिट होती है कैंडेला। तो इसके लिए जो सिंबल है वो आपने CD लिख दिया। अच्छा जी, अब हमने कहा भाई ऐसा है, ये जो हम डायमेंशनल फार्मूले की बात करते हैं उस पर आते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, डायमेंशनल फार्मूला फॉर फोर्स इज, क्या फार्मूला हो जाएगा? मास की सिंबल m पावर 1, l की सिंबल के पावर लेंथ के लिए l और टाइम के t, तो उसकी पावर -2, m1 l1 t -2। अब किसी चीज़ के ऊपर पावर 1 चढ़ा रहे हो, जैसे x की पावर 1 तो x लिख दोगे। हाँ, तो वो पावर 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, m l t -2। सही है, तो आमतौर पे ऐसे लिखा जाता है। बाकी आप पावर 1 करके लिख देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ नहीं हैं उनकी पावर, उनकी डायमेंशन क्या थी? 0। आप उनको भी इस फार्मूले में इंक्लूड कर सकते हैं। ये देखिए, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। सही है, टेम्परेचर की पावर 0। सही है, एक करंट की पावर 0, मोल की पावर 0, CD की पावर 0। ऐसे लिख सकता हूँ, m l
t-2 थीटा की पावर 0। चाहिए। तो ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला आप किसी भी क्वांटिटी के लिए लिख सकते हैं। चाहिए, कोई भी क्वांटिटी ले लीजिए, जैसे यहाँ फोर्स के लिए लिखा ऐसी और ले सकते हैं। कोई एनर्जी ले लीजिए, ये देखिए एनर्जी। हाँ जी, एनर्जी को क्या करना है, पहले एनर्जी को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में लिखना है। देखते हैं। तो एनर्जी के लिए काइनेटिक एनर्जी लिख लो। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ mv²। हाफ का लेना देना यूनिट से नहीं है, ये तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को बदलने के लिए है। हाफ का फैक्टर आ रहा है। तो अगर मुझे एनर्जी को लिखना है तो मैं एनर्जी को लिखूंगा ऐसे, मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी का मतलब लेंथ अपान टाइम, ठीक है, इसका स्क्वायर। अल्टीमेटली क्या आ गया, मास की पावर क्या है 1, लेंथ की पावर क्या है 2 और टाइम की पावर क्या है -2। चाहिए, नीचे है ना, ऊपर चला गया। तो एक तो ये बात आप कहोगे कि एनर्जी की मास में डायमेंशन क्या है 1, एनर्जी की लेंथ में डायमेंशन क्या है 2, एनर्जी की टाइम में डायमेंशन क्या है -2। और डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी क्या हो गया, mL2T-2। चाहिए। तो ये आप जो है एनर्जी के लिए डायमेंशनल फार्मूला जो है वो लिख सकते हैं। तो ऐसे फोर्स और एनर्जी ही नहीं, कोई भी और फिजिकल क्वांटिटी लिख लो भाई, उसके लिए काम आपको ऐसे ही करना होगा। चाहिए। और आप ये पावर जो है उसको डायमेंशन बोल देते हो, और जब ये क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को सिंबल से रिप्रेजेंट करो तो डायमेंशनल फार्मूला बोल देते हो। कुछ भी इसमें खास नहीं है ऐसा, और मतलब कुछ ऐसा विशेष नहीं होता इसमें जो समझने वाला हो। बस बातें बताई जाती हैं कि यार ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ये डिराइव्ड हैं, ये इनकी यूनिट्स हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, ठीक है, उनकी यूनिट्स, डायमेंशन, डायमेंशनल फार्मूला। तो इसमें कुछ समझने वाला बात नहीं होती, सिर्फ बताने वाली होती है कि यार ये चीज़ को ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, ऐसे लिख दो तो फार्मूला डायमेंशनल फार्मूला लिख दे कह देंगे। पावरों को, पावर जो हैं उनको डायमेंशन बोल देंगे। तो कुछ ऐसा सोचने समझने लायक नहीं है, सिर्फ बताने लायक है, तो वो बताया जा रहा है। आप लोग एक बार इसको नोट कर लीजिए।